समान शिक्षा प्रणाली क्या है? समान शिक्षा प्रणाली ये है कि सारे बच्चे एक जैसे स्कूल में जाएंगे और दुनिया के जिन जिन देशों ने 99 और 100% साक्षरता दर हासिल की है उन्होंने अपने यहाँ समान शिक्षा प्रणाली लागू की, जिसमें सारे अमीर देश, अमेरिका जैसा घोर पूंजीवादी देश विद्यालय स्तर की शिक्षा मुफ्त, बच्चा पड़ोस के स्कूल में जाता है। कई बार लोग मोहल्ला अपना इस हिसाब से चुनते हैं कि इस मोहल्ले का स्कूल अच्छा है, तो स्कूल मुफ्त है, बस मुफ्त है, मतलब एक भी पैसा नहीं देना पड़ता, चाहे अमीर हो या गरीब हो। इसीलिए हम लोग नारा लगाते हैं, चाहे अमीर की हो या गरीब की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। तो भारत में 1964 में कोठारी आयोग बनाया गया और जैसा उम्मीद थी उसने सिफारिश की कि आप इसको लागू कीजिए। और समान शिक्षा प्रणाली में पड़ोस के स्कूल की अवधारणा भी शामिल है। इसलिए कई बार जब आईएएस अधिकारियों से बात करें, क्योंकि मैं अर्जुन सिंह जी जब शिक्षा मंत्री था तो मैं ये एक केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है उसमें भी था, तो ये सबको मालूम है कि क्या होना है। आईएएस अधिकारी जब बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि जब जिस दिन आईएएस अधिकारी और उसके चपरासी का बच्चा एक ही स्कूल में जाने लगेगा उस दिन शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी। उनको मालूम है ये बात, क्योंकि अगर चपरासी उन्हीं के घर में रह रहा है तो उसका बच्चा और आईएएस अधिकारी का बच्चा पड़ोस का स्कूल एक ही है, उसी में जाएगा। लेकिन इसको किसी भी सरकार ने नहीं किया। 1964 में बना, 66 में रिपोर्ट तैयार हो गई, 68 में संसद में भी आ गई, लेकिन इसको किसी सरकार ने नहीं किया। फिर नीतीश कुमार ने बिहार में मुचकुंद दुबे आयोग बनाया इसी काम के लिए। उसने भी यही कहा 2007 में कि समान शिक्षा प्रणाली लागू कीजिए, लेकिन नीतीश कुमार ने शराबबंदी तो लागू कर दी, लेकिन इसको क्यों नहीं किया मालूम नहीं। 2015 में उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का फैसला आ गया। सुधीर अग्रवाल साहब न्यायमूर्ति हुआ करते थे कि सब कुछ करके देख लिया गया है, बिल्डिंगें बन गई अच्छी, खाना मिलने लगा, टीचरों की तनख्वाहें बढ़ गई, पढ़ाई क्यों नहीं अच्छी हो रही? क्योंकि वो जो टीचर पढ़ा रहा है उसका अपना बच्चा वहाँ नहीं पढ़ रहा। तो उन्होंने कहा ये तभी होगा जब जितने सरकारी तनख्वाह पाने वाले लोग हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें। ये आदेश 2016 में मैं अनशन पे बैठा, अखिलेश यादव की सरकार थी। तीसरे दिन न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर ने फोन किया अखिलेश जी को, कह रहे देखो संदीप अनशन पे बैठा है, बुलाओ उसको, उसका अनशन खत्म करा। तो डीएम लखनऊ हमको लेके गए, बातचीत हुई। अखिलेश जी दूसरी बातें करने लगे कि मैं बढ़िया बढ़िया कैसेट बनवा के गांव के स्कूलों में भिजवाऊंगा, बच्चे जो है देखेंगे पढ़ेंगे। तो मैंने कहा बढ़िया टीचर मतलब? बोले अरे यही लोरेटो लामार्टिनियर के टीचर जो है, जो लखनऊ के बड़े मिशनरी स्कूल है। हमने कहा आपका सरकारी स्कूल जो है ये प्राइवेट स्कूलों के टीचर से ज़्यादा काबिल है, सरकारी जो टीचर, आप उसकी मदद क्यों नहीं लेते? और मैंने उनको ये भी कहा कि जैसे नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी करके चुनाव जीत गए, आप अगर इसको लागू कर देंगे तो प्रदेश की सारी गरीब जनता आपको वोट दे देगी, क्योंकि उनके बच्चों को शिक्षा का अवसर मिलेगा, अच्छा अवसर मिलेगा जब अधिकारियों के बच्चे भी उसी स्कूल में जाएंगे। खैर उनको तो मानना नहीं था, वो बात हुई नहीं। मैं चला आया, 10वें दिन मुलायम सिंह से ज़रूर बात हुई फ़ोन पे, उन्होंने बोला आइए हम बात करते हैं, लेकिन खैर कभी वो मौका नहीं मिला। तो तब तक चुनाव आया। हाँ, उन्होंने एक बात ज़रूर कही कि अगर मैं इसको लागू कर दूंगा तो हमारे आईएएस अधिकारी नाराज़ हो जाएंगे और हमें चुनाव हरवा देंगे अगर हम उनको मजबूर करेंगे कि उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजा जाए। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि उस समय के शिक्षा मंत्री थे राम गोविंद चौधरी बलिया के। मैं उनसे मिला तो उन्होंने इसी लहजे में कहा, उन्होंने कहा अरे गुरु, यही तो नारा हम लोग लोहिया जी के साथ लगाते थे कि चाहे राष्ट्रपति की हो संतान या चपरासी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। तो मैंने कहा कि फिर आप लागू कर दीजिए, आप तो शिक्षा मंत्री हैं प्रदेश के। तो राम गोविंद चौधरी जी ने आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन को चिट्ठी लिखी कि आप लोग अपने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भर्ती कराएं, और उन्होंने अपनी नतनी का एडमिशन बलिया में सरकारी स्कूल में करा दिया। अब इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि अखिलेश यादव ने शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश का बदल दिया।
आप समझिए कितना दबाव उनके ऊपर आया आईएएस अधिकारियों का। और नए शिक्षा मंत्री बने रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी अहमद हसन। तो अहमद हसन साहब के पास मैं गया उसी बात को लेकर, तो वो बहुत सज्जन आदमी है। तो वो बोले कि अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं इसको लेके, ये तो मेरा काम है ना, इसको मैं करूँगा। जैसे उन्होंने धीरे से बोला था, धीमी गति से, तो उतना ही टाइम लिया, सरकार बदल गई, योगी की सरकार आ गई। मैं फिर अनशन पे बैठा तो संदीप सिंह जो है कल्याण सिंह के पोते मंत्री, शिक्षा मंत्री, तो उनके यहाँ खबर करवाई गई कि भाई अनशन चल रहा है, आइए। बोले अगर मैं वहाँ आ गया तो मैं मंत्री रहूँगा कि नहीं, यही गारंटी नहीं। तो वो आए नहीं, तो हमें दाऊ जी गुप्ता लखनऊ के मेयर हैं, उनको बुला के अपना अनशन खत्म कराना पड़ा, क्योंकि लोग कहे कि बैठे रह जाओगे, कोई नहीं सुनने आएगा। उसके बाद मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के अनूप चंद पांडे बन गए। मैं उनके पास गया, मैंने कहा ये लागू करना। बोले बिल्कुल सही बात है, अमेरिका में ये है, समान शिक्षा प्रणाली लागू है, स्थानीय सरकार स्कूल चलाती है, स्कूल मुफ्त होता है, सारे बच्चे एक स्कूल में जाते हैं, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन मुझे मुख्यमंत्री से एक बार बात करनी पड़ी, तो मैंने सोचा मैं भी बात करूं। तो इत्तेफाक से मुझे टाइम मिल गया योगी आदित्यनाथ का। मैं उनके पास गया सिर्फ एक चिट्ठी लेके कि सुधीर अग्रवाल का फैसला लागू करना है। तो बोले कि आइए, कैसे आना हुआ? तो मैं कहा कि ये जो है सुधीर अग्रवाल साहब का फैसला है, इसको लागू कर दीजिए। तो मुस्कुराने लगे, बोले सुधीर अग्रवाल साहब ने अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजा था? तो मैं कहा कि भाई वो तो भेजे थे कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आप ये कर देंगे तो प्रदेश के गरीब परिवारों के बच्चों का बहुत भला हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने मुझे 45 मिनट का भाषण दिया कि मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ शिक्षा में, और बीच बीच में हमें टॉन्ट भी करते रहे कि वो आज सरकारी टीचरों का धरना था बायोमेट्रिक अटेंडेंस के खिलाफ, आप तो गए होंगे उसमें। तो मैं कहा नहीं, मैं सरकारी टीचरों के धरने में नहीं जाता। तो 45 मिनट जब हो गए तो मैंने कहा कि महाराज जी, मैं जिस काम के लिए आया था वो तो आप उसके ऊपर आपने एक शब्द भी नहीं बोला। तो उन्होंने ऐसे हाथ उठाया, बोले प्रयास करते रहिए, मतलब मैं कुछ नहीं करूंगा, आप प्रयास करते रहिए। तो उसी प्रयास के क्रम में ये पदयात्रा निकाली गई है, क्योंकि फिर से एक माहौल बन रहा है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री ने इसको लागू कर दिया। तमिलनाडु का जो नया मुख्यमंत्री आया है वो भी कह रहा है कि जितने विधायक हैं सब अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजें। केरल में तो भेजते रहे हैं, पंजाब में भी एक आध विधायक हैं जो भेज रहे हैं अपने बच्चों को। तो हम लोग चाहते हैं कि ये लागू हो, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा से अभिभावक कितना त्रस्त है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो जब मैं लखनऊ में अनशन पे बैठता हूँ तो पुलिस वाले जो आते हैं वहाँ पे, और यही बात मैंने परसों पुलिस वालों को वहाँ भी कही लमही में, कि देखो पुलिस वाले जो छोटे कर्मचारी हैं वो ये कहते हैं कि अगर ये हो जाएगा तो सरकारी स्कूल बेहतर हो जाएंगे, तो फिर हम लोग अपने बच्चों को प्राइवेट में क्यों भेजेंगे, क्यों हम लोग पैसा खर्च करेंगे। तो जितना छोटा कर्मचारी ये सब चाहता है, लेकिन जितना बड़ा अधिकारी है वो कोई नहीं चाहता। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ें और वो आगे अच्छी उच्च शिक्षा के लिए जाएं, विदेश जाएं, अच्छी अच्छी नौकरियां मिलें। और ये बात 1991 में एक किताब आई थी, मायरन वाइनर MIT में प्रोफेसर थे, उन्होंने चाइल्ड एंड द स्टेट इन इंडिया की किताब में लिखा है, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि भारत का जो बात मैंने पर्चे में भी लिखी, भारत का शासक वर्ग ये नहीं चाहता है कि भारत में समान शिक्षा प्रणाली लागू हो। क्यों? क्योंकि जैसा नंदलाल जी कल अपने भाषण में कह रहे थे, वो नहीं चाहता है कि उसके बच्चों के साथ जो तमाम गरीब जनता है उसके बच्चे भी उसी प्रतियोगिता में खड़े हों जो उच्च शिक्षा के अच्छे संस्थानों में जाने के लिए, अच्छी नौकरियों में जाने के लिए और जो विदेश जाने के अवसर है। तो इसलिए वो इसको नहीं कर रहा है। और प्राइवेट स्कूलों की जिस तरह से भरमार हो गई है, और एक कानून आया मनमोहन सिंह के समय में कि 25% बच्चे इन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका हाल आपको मालूम ही। अब मैं एक दूसरी बात कह के समाप्त करूंगा जो बहुत जरूरी है। एक देश है ईरान,
और ईरान ने अभी अमेरिका का कैसे मुकाबला किया आपको मालूम है, ठीक। मुझे एक बार ईरान जाने का मौका मिला। वहाँ 4-5 लोग बात कर रहे थे, फारसी बोल रहे थे। तो किसी के बोलने से समझ में आ जाता है ना कि ये पढ़ा लिखा है कि नहीं, समझ में आ जाता है ना। कोई बोलेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये पढ़ा लिखा है क्या। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ी जो है परिष्कृत भाषा बोल रहे हैं। तो मैंने एक आदमी से पूछा कि आपके यहाँ साक्षरता दर क्या है, लिटरेसी रेट। तो वो बोला कि साक्षरता दर क्या होती है। बोला कि हमारे यहाँ हर एक बच्चा स्कूल जाता है, बच्चे के लिए स्कूल जाना अनिवार्य है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बच्चा स्कूल न जाए। तो सारे अमीर देशों के साथ अपने पड़ोस में ईरान, श्रीलंका और थाईलैंड, इंडोनेशिया और इधर जितने मलेशिया, सिंगापुर, ये सारे देश हैं, इन सब में भी साक्षरता दर बहुत ऊंची है। और ईरान में अब मुझे समझ में आता है कि चूंकि वहाँ के बच्चे पढ़ते लिखते हैं तो उनके अंदर एक स्वाभिमान जगता है अपने देश के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति। और हमारे यहाँ क्या हाल है, जब मैं पहली बार बलिया में काम करने गया तो मुझे बताया गया कि यहाँ एक इंटर कॉलेज है रेवती में, जहाँ दूर दूर से, नेपाल से लोग आते हैं पढ़ने। तो मैंने सोचा कि भाई कोई तक्षशिला, नालंदा जैसा कोई विद्यालय होगा जहाँ जिसकी ख्याति दूर तक होगी। तो पता लगा वहाँ आते इसलिए क्योंकि 10वीं और 12वीं की परीक्षा नकल करके कराई जाती है। 5,000 रुपया दे दीजिए, वो बोर्ड पे उत्तर लिख देंगे, आप नकल कर लीजिए। अगर आपको लिखना नहीं आता है तो 10,000 रुपया दे दीजिए, कोई टीचर आपका कॉपी भर देगा। तो मैंने एक लेख लिखा बलिया के बारे में, जहाँ नकल करना एक सामुदायिक काम है। मतलब उसमें बच्चे भी शामिल हैं, टीचर भी शामिल हैं, स्कूल का प्रबंध तंत्र भी शामिल है, शिक्षा विभाग के अधिकारी भी शामिल हैं, और यहाँ तक कि बड़े बड़े नेता भी। चंद्रशेखर जी से मैं करीब 1.5 साल काफ़ी उनके साथ नज़दीकी रही। उनके जब आते थे तो लंबी लाइन लगती थी पुलिस और सेना में भर्ती के लिए। तो मैं उनसे पूछता था कि ये एप्लीकेशन आप क्यों लेते हैं, खुद किसी और को कह दीजिए, वो ले लेगा। बोले अगर मैं यहाँ ये एप्लीकेशन मैं नहीं लूँगा तो बेरोजगारी की ऐसी हालत है कि मैं यहाँ से चुनाव नहीं जीत पाऊँगा, इसलिए ये वाला एप्लीकेशन मुझे खुद लेना पड़ता है, नौकरी वाली। तो नेता भी शामिल है, वो भी चाह रहा है कि सिफारिश से ही नौकरी लगे, काबिलियत पे ना लगे। तो शिक्षा की हालत हमने ये कर दी है कि बाद में मैं हरदोई गया तो पता लगा वहाँ भी सब नकल करके पास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ चंद स्कूल कॉलेजों को छोड़ के जहाँ पे अच्छी पढ़ाई हो जाती है, ज़्यादातर तो कॉलेज ऐसे दिख रहे हैं जहाँ नकल करके ही बच्चे पास होते हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी है। वो जो अपना अंक पत्र निकाल लिए हैं उस समय का, जब कंप्यूटर होते नहीं थे, तो प्रधानमंत्री तो सिर्फ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं देश का, मतलब देश की जनता भी वैसे। तो सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं अनशन पे कि नीट की परीक्षा का पेपर लीक हो गया, लेकिन हमें लगता है बड़ा सवाल तो ये होना चाहिए कि इस देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। ये बात मैंने वहाँ कही। मैं 9 तारीख को गया था और 20 तारीख को पार्लियामेंट का मार्च है, जंतर मंतर से संसद का मार्च होगा। आप में से जो लोग पहुंच सके पहुंचिए वहां, क्योंकि वहां बहुत सारे छात्र संगठनों के, मैं कुसुम को बता रहा था कि आइसा के लोग भी वहां अनशन पे बैठे हैं, और सीपीआई सीपीएम के भी जो छात्र संगठन है वो भी बैठे हुए हैं। तो एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, इससे हो सकता है कुछ अच्छा निकल जाए। तो मैं ये बता रहा था कि देखिए अंतर क्या होता है। ईरान में सब बच्चे पढ़ते हैं, ईमानदारी से पढ़ते हैं, तो वहाँ स्वाभिमानी लोग तैयार होते हैं, और हमारे यहाँ नकल कर करके ऐसे लोग तैयार होते हैं, नरेंद्र मोदी जैसे, कि डोनाल्ड ट्रंप एक धमकी दे तो उनकी हालत खराब हो जाती है। कहे रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। ये तो राम माधव ने जाके अमेरिकन में कहा, उसने कहा जो आप कर रहे हैं वो तो हम कर रहे हैं, फिर भी आप जो है हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं। मतलब रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया या कम कर दिया। उसके बाद आप देखिए अडानी और अंबानी से ये प्रधानमंत्री ने शुरू किया था मेक इन इंडिया नारे से। पूरे
दुनिया में घूमता है कि लोग आके भारत में पूंजी लगाएं, ताकि भारत में कारखाने खुले, यहाँ लोगों को रोजगार मिले। लेकिन ये कितने आश्चर्य की बात है कि डोनाल्ड ट्रंप इनकी बाह मोड़ के अडानी और अंबानी से अमेरिका में पैसा लगवा रहे हैं। अंबानी एक बड़ा कारखाना खोल रहे हैं अमेरिका के अंदर, टेक्सास में, तेल परिशोधन का कारखाना। और अडानी के खिलाफ एक मुकदमा हुआ धोखाधड़ी का, तो उस मुकदमे को खत्म करने के लिए, ऐसा तो मैंने कभी सुना ही नहीं कि पैसा देके सीधे सीधे आप मुकदमा खत्म कर दीजिए। और अडानी ने कहा कि मैं इतना पैसा आपकी अर्थव्यवस्था में लगाऊंगा, उसका मुकदमा ही खत्म हो गया। तो ये सब डोनाल्ड ट्रंप करवा रहे हैं। और हमारा प्रधानमंत्री ऐसा है कि वो उसकी मतलब हिम्मत नहीं है कि वो ट्रंप को कुछ दबाव दे सके। मतलब एकदम नतमस्तक हो गए ट्रंप के सामने। किस बात से डरते हैं मालूम नहीं, क्योंकि ट्रंप ने धमकी दे रखी है। एक तो उसने, आपको मालूम है कि भारत के सामानों पे 50% टैक्स लगा दिया, जो दुनिया में सबसे ज्यादा था। और बांग्लादेश को कहा कि अपना रुई तुम हमसे खरीदो, भारत से मत खरीदो, नहीं तो तुम्हारा कपड़ा अमेरिका के बाजार में नहीं बिकने देंगे। सीधे सीधे गुंडागर्दी। और बांग्लादेश को बेचारे को कहना पड़ा कि ठीक है, हम भारत से जो है रुई नहीं खरीदेंगे। तो हमारा इतना नुकसान करा रहा है अमेरिका, और ये प्रधानमंत्री ऐसा है जो उसके सामने घुटने टेका हुआ है, उसकी एक एक बात मान रहा है, और इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको जो है जवाब दे सके। और ईरान का नेता देखिए, पहले दिन शहीद हो गया। आप ऐसा नेता दुनिया में बहुत कम देखेंगे, जो जब लड़ाई शुरू हुई तो वो बंकर में नहीं घुसा। बंकर मतलब सीमेंट की मोटी मोटी दीवारों के तहखाने, जिसमें जो बड़े नेताओं के लिए बनाए जाते हैं कि कभी परमाणु बम वगैरह चले तो सब लोग उसमें घुस जाएंगे। तो उसके पास विकल्प था, लेकिन वो स्वाभिमानी नेता था। उसने कहा कि अगर हमारे देश पे हमला हो रहा है तो सबसे पहले मैं ही अपनी जान दूंगा। और उस देश के 10-15 ऊपर के नेताओं को अमेरिका ने मार डाला, बड़े बड़े नेताओं को, मतलब मिलिट्री के अधिकारी और सरकार के बड़े बड़े मंत्री सब खत्म कर दिए, चुन चुन के मार डाला। उसके बावजूद मतलब आप यहाँ सोचिए कि भारत के ऊपर के 10-15 नेता खत्म हो जाए तो यहाँ पे सरकार चली पाएगी कि नहीं चल पाएगी। लेकिन खत्म होने के बावजूद ईरान मजबूती से डटा रहा, अमेरिका का सामना किया। अमेरिका कहता रहा कि हम इस सभ्यता को खत्म कर देंगे, क्योंकि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता में से ईरान है। और ईरान की आबादी कितनी है? बिहार जितना। बिहार से बड़ा राज्य नहीं है, इतना छोटा सा देश। और अमेरिका का डट के मुकाबला किया, और अंत तक जो है हार नहीं मानी, बल्कि अपनी शर्तों पे समझौता कराया। तो ये होता है एक देश का चरित्र, जहां लोग शिक्षित हों। और एक हमारा देश है जिसकी हालत आप देख ही रहे। तो मैं इतनी बात कह के बस आगे के लिए आपको ये सूचना दे दूं कि एक पदयात्रा अगले महीने, एक पदयात्रा तो हमारे ईश्वर चंद्र त्रिपाठी जी निकालने वाले हैं चित्रकूट से अयोध्या की, जो अयोध्या में जो चढ़ावा चोरी का मामला है उसके ऊपर। और ये देखने में साधु लगते हैं, लेकिन साधु हैं नहीं, आप लोग भ्रमित मत होइएगा। ये किसान नेता है, ये किसानों के और खास करके रेलवे की लड़ाई लड़ते हैं। कहीं गाड़ी न रुक रही हो, कहीं कुछ रेलवे में करवाना हो, तो ये किसानों को लेके बैठ जाते हैं धरने पे। तो ये अयोध्या के चढ़ावा चोरी के मामले में एक पदयात्रा करने वाले हैं जल्दी, चित्रकूट से अयोध्या की। फिर भारत पाकिस्तान के बीच में दोस्ती और शांति हो, इसको लेके 8 अगस्त से 14 अगस्त होशियारपुर से अटारी वाघा बॉर्डर तक एक पदयात्रा है। और जल्दी ही कश्मीर और लद्दाख में भी पदयात्राएं होंगी। वहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। और 7 से 11 अक्टूबर अरुणाचल प्रदेश में समाजवाद की एक पाठशाला 5 दिन की हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। तो जिन साथियों की रुचि होगी आप मुझसे बाद में संपर्क करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।